दोस्तों, आज 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरियासिस डे मनाया जाता है। इस लाइव सेशन में हम सोरियासिस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में हमने ये लाइव सेशन रखा है, जिसमें हम लोगों को सोरियासिस के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वसीम चौधरी, फाउंडर ऑफ होम्यो केयर क्लिनिक पुणे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सोरियासिस को हिंदी में छल रोग भी कहा जाता है। इस सेशन में हम सोरियासिस क्या है, सोरियासिस के क्या क्या टाइप्स हैं, सोरियासिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, सोरियासिस में होम्योपैथिक कैसे यूज़फुल है और क्या डाइट टिप्स लेनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। एट द एंड आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चनर्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और एट द एंड एक केस लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोरियासिस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर। क्रॉनिक यानी कि काफ़ी सालों से चलती आ रही है। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, लास्ट 10 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ऑब्जर्व किया है कि सोरियासिस में लोगों को ये 2 साल से भी तकलीफ होती है, 5 साल से भी तकलीफ होती है, 10 साल से भी होती है, 20 साल से भी होती है। कुछ लोगों में तो 25-25 साल से सोरियासिस तकलीफ होती है। इसलिए इसे क्रॉनिक डिजीज़ कहा गया है। ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि वो हमारे सेल को, जो नेचुरल सेल को, जो हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसीलिए इसे ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा गया है और ये एक क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन है। दोस्तों, इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सोरियासिस के लिए होम्योपैथिक एक काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, एक बेटर ट्रीटमेंट है। आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके रिलेटिव्स में किसी को भी सोरियासिस कंप्लेन है, आप उन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए कह सकते हैं। होम्योपैथी सोरियासिस के लिए एक कंप्लीट ट्रीटमेंट जैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि सोरियासिस के लिए क्या क्या रीजंस है, क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, क्या क्या उसके जिससे सोरियासिस ये बढ़ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रॉमा किसी भी टाइप का हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है। ट्रॉमा एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकता है या फिर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा कॉमन रीज़न जो है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक। अगर किसी के मम्मी पापा को अगर सोरियासिस है तो उनमें के बच्चों में या फिर फैमिली में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं सोरियासिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। सोरियासिस के साइन एंड सिम्टम्स जानने से पहले हम नॉर्मल स्किन की फिजियोलॉजी को जानते हैं। स्किन नॉर्मली एवरी 21 डेज में फॉर्म होता है, मैच्योर होता है, डेवलप होता है और शेड ऑफ हो जाता है। पर सोरियासिस में यही स्किन कंडीशन जो होती है वो फास्ट होने लगती है। नॉर्मली जो 10 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल के ऊपर एक सेल फॉर्म होने लगता है, इमैच्योर सेल डेवलप होने लगते हैं और एक थिक लेयर डेवलप होने लगता है। इसे सोरियासिस कहा जाता है। इसमें सोरियासिस में रेड स्पॉट्स भी होते हैं, लाल धब्बे भी दिखने लगते हैं। जब ये लाइनिंग एक दूसरे के ऊपर डेवलप होती है तो वो सिल्वरी स्केलिंग जैसे दिखता है, चमकदार लेयर जैसी होती है, या फिर वाइट पाउडर या फिर डैंड्रफ जैसे दिखने लगती है। ये हमारे बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है, पर अमूमन देखा गया है कि ये हाथों की कोहनियों में ज़्यादा रहते हैं, नी जॉइंट में ज़्यादा रहते हैं, कमर में ज़्यादा रहते हैं, बैक पे रहते हैं। पर इन ऑल ये सभी जगहों पे इससे हो सकता है। सर में भी सोरियासिस होता है। ये कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, बड़ों में भी हो जाता है, बच्चों में भी होता है, मेल में भी रहता है और फीमेल में भी रहता है। इसलिए सोरियासिस किसी को भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सोरियासिस के क्या टाइप्स हैं। वैसे ऑन एन एवरेज सोरियासिस के 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है प्लाक सोरियासिस। यह सबसे कॉमन सोरियासिस है। इसे सोरियासिस वल्गैरिस भी कहा जाता है। इसमें सोरियासिस में रेड स्पॉट्स रहते हैं, फ्लेक्स निकलने लगते हैं और ड्राई इचिंग होने लगती है। नेक्स्ट टाइप है सोरियासिस में गट्टे सोरियासिस, जिसमें छोटे छोटे रेड स्पॉट्स होने लगते हैं। ये काफ़ी कम टाइम के लिए आता है, अपने आप भी आता है और अपने आप भी चला जाता है कुछ सोरियासिस कंडीशन में। एक सोरियासिस होता है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, जिसमें सोरियासिस में स्किन रेड दिखने लगती है, स्किन बर्न्ट होती है, बर्न्ट जैसे दिखने लगती है। नेक्स्ट होती है सोरियासिस पस्ट्यूल सोरियासिस।
पस्ट्यूल सोरियासिस में स्मॉल पस फॉर्म होने लगते हैं, बम्प्स जैसे दिखने लगता है, ये भी एक सीरियस कंडीशन है। नेक्स्ट होता है नेल सोरियासिस। सोरियासिस अगर काफ़ी टाइम तक 5 से 7 साल तक अगर किसी को रहे तो वो नेल्स में जाके इम्पैक्ट करने लगता है, जिससे नेल्स ड्राई होते हैं, रफ हो जाते हैं और उसके ऊपर की परत, उसके ऊपर की स्केलिंग निकलने लगती है, उससे नेल सोरियासिस कहा जाता है। नेक्स्ट है सोरियाटिक अर्थराइटिस। 70% ऑफ द पीपल जिन्हें सोरियासिस 10 साल से ज़्यादा रहता है तो उनमें सोरियासिस जॉइंट में जाके इफेक्ट करने लगता है। जॉइंट पेनफुल रहते हैं, रेड रहते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, हाथ लगाने पे जॉइंट गर्म भी फील होते हैं, स्टिफनेस आ जाते हैं। ये सब टाइप्स है सोरियाटिक टाइप के सोरियासिस के टाइप्स है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूजफुल है। वैसे तो सब ट्रीटमेंट यूजफुल है, पर होम्योपैथिक एक बेटर ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में हमें कंप्लीट मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे कंप्लीट हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं। आपका टोटल क्या सिम्टम्स हैं, क्या कैसे हैं, कब से आए हैं, कैसे डेवलप हुए, क्या रीजंस थे, इनिशियली क्या रीजंस थे, फिर कैसे डेवलप हुआ है, क्या एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको डिटेल में पूछता है। जितना डिटेल में आप आपके कंप्लेंट बताओगे उतना ही सोरियासिस समझने में डॉक्टर को इजी हो जाएगा। हर एक के सोरियासिस के ऑटोइम्यून होने की वजह से हर एक के रीजंस अलग होते हैं, उसके कॉज अलग होते हैं। अगर आप रीजन, कॉज, रूट कॉज पे अगर जाके आप ट्रीटमेंट देने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर वे से ये ट्रीट किया जा सकता है। होम्योपैथिक एक सेफ ट्रीटमेंट है, एक जेंटल ट्रीटमेंट है, इसमें यूजुअली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और एक लॉन्ग टर्म में एक बेटर रिजल्ट दे देता है। होम्योपैथिक में जनरली तो कोई ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करते हैं। होम्योपैथी जो रूट कॉज से वर्क करता है, होम्योपैथी में कोई एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करते हैं। होम्योपैथी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप से अगर आप ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो ज़्यादा वर्क करता है। होम्योपैथी आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में भी वर्क करता है। अगर स्ट्रेस, जैसे कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट एग्रेवेटिंग फैक्टर है, अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होगा तो होम्योपैथी, स्ट्रेस रिलीज होगा तो सोरियासिस भी आपका रिलीफ हो सकता है। इसमें आपको एक पेशेंस रखना ज़रूरी है। एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली मेम्बर, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं अपना पेशेंस लेके जाएं, धैर्य लेके जाएं। होम्योपैथी में सोरियासिस ट्रीट करने के लिए किसी को 1 साल भी लगता है, किसी को 2 साल भी लगते हैं, किसी को 3-3 साल भी लगते हैं होम्योपैथी में सोरियासिस को कवर करने के लिए। वैसे तो सोरियासिस के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, नियर अबाउट 120 से 150 टाइप की मेडिसिन है। पर कौन सी मेडिसिन देनी है आपको, कितनी रिपीटेशन में देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, वो आपको आपका एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है। और होम्योपैथी के लिए इन क्लिनिक जाना ज़रूरी है। आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, उन्हें आप आपकी डिटेल हिस्ट्री दे सकते हो। डिटेल हिस्ट्री में वो आपका क्या कंप्लेंट्स हैं, फिर बाद में क्या एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, आपका पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रेस रिलेटेड, वो सब पूछ के ही आपको मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेते वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या आप चीज़ें फॉलो कर सकते हो जिससे सोरियासिस जल्दी से ठीक हो जाता है, जल्दी से कवर अप हो सकता है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्किन ड्राइनेस। सोरियासिस में स्किन ड्राई हो जाती है, तो जितना ड्राइनेस को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना आप स्किन पे ऑयल अप्लाई करोगे, मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे, उतना ही स्किन आपकी सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी। यूजुअली दिन में 2-2 बार आप ऑयल अप्लाई कर सकते हो। ठंड के सीज़न में, सर्द के सीज़न में आप उसे 4-4 बार भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। इसमें बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। पानी का इंटेक, जितना ज़्यादा आपका बॉडी का पानी इंटेक ज़्यादा रहेगा उतनी ही बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी, उतना ही ये डिजीज़ कंडीशन को कंट्रोल करने में मदद होगी। ऑयली नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेनी है, स्मोकिंग नहीं करना है। इसमें बेकरी फ्रूट्स जो होता है वो कम से कम लेना चाहिए। जंक फूड जो होते हैं वो कम से कम लेना चाहिए। डाइटरी फ्रूट्स, डेयरी फ्रूट्स जो होते हैं वो कम से कम लेना चाहिए। स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे पहले भी बताया गया, स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए माइंड रिलैक्स रखना है, बॉडी रिलैक्स रखना है,
योगा रेगुलरली योगा करते रहना चाहिए, मेडिटेशन करते रहना चाहिए, ये सब चीज़ें यूज़फुल है। खाने में कौन सी चीज़ यूज़फुल ज़्यादा है, वैसे देखा जाए तो फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, सीजनल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, पालक जितना हो सके उतना पालक लेते रहना है, ब्रोकोली लेते रहना है, आपको कॉलीफ्लावर रेगुलरली लेते रहना, वो एक यूज़फुल है। और जितना हो सके उतना फिर ट्रैवलिंग, जितना हो सके ट्रैवलिंग में स्किन का केयर ज़्यादा करना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी एक इम्पॉर्टेंट, डायबिटीज़ जितना आप कंट्रोल करोगे उतना ही स्किन कंडीशन भी कंट्रोल करने में मदद करता है। टमाटर नहीं लेने हैं, खट्टे फ्रूट्स नहीं लेने हैं, आलू नहीं खाना है, काली मिर्च नहीं लेनी है, पैक्ड फूड जो होते हैं वो कम से कम लेते रहना चाहिए, जो जंक फूड रहता है वो कम से कम लेते रहना चाहिए। फिर बाद में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए। जिनको सोरियासिस है वो शुगर इनटेक कम से कम लेते रहें, शुगर के बदले वो हनी ले सकते हैं, वो पैक्ड फूड नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज रेड मीट नहीं लेनी चाहिए, एग नहीं लेना चाहिए, फिश ले सकते हैं, फिश में फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, वो ज़्यादा यूजफुल है सोरियासिस को कवर करने के लिए। ऑलिव ऑयल लेते रहना है, फ्रूट्स में रास्पबेरी फ्रूट्स ले सकते हो, ब्लूबेरी ले सकते हो, चेरी ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो, ये फ्रूट एक यूजफुल है। नट्स में आप बादाम ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड यूजफुल है। पंपकिन सीड्स ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, वो भी यूजफुल है सोरियासिस को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि सोरियासिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करने रहना चाहिए, जिनका वेट ज़्यादा है, एक्सेस वेट है, वो वेट को कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव रहता है। डेली मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अब हम सोरियासिस के कुछ केस डिस्कस करते हैं जिससे सोरियासिस में अच्छा रिजल्ट मिला है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहा है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, 33 इयर्स ओल्ड लेडी थी, IT वर्किंग लेडी थी, उन्हें सोरियासिस 2009 से था, मतलब कि वो लास्ट 10 साल से कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई ना कोई ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया उन्होंने, एलोपैथिक मेडिसिन लिया, पर सोरियासिस कंट्रोल नहीं हो रहा था, बल्कि वो बढ़ता जा रहा था। फिर जैसे हमने उनका एक डिटेल हिस्ट्री लिया, एक डिटेल पूछा हमने, उससे कुछ मेडिसिन उनके है, सोरियासिस उनके हाथ पर था, एल्बो में था, पैरों में था, सभी जगह पे सोरियासिस बढ़ता जा रहा था। फिर जैसे जैसे हमने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की, पहले तो सोरियासिस बढ़ना कम हुआ, उसके सीवियरिटी, उस पर जो स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसे हो रहा था कि उनके इचिंग करने के बाद वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था, उतनी कंडीशन की सोरियासिस वर्स हो चुकी थी। फिर जैसे जैसे हमने मेडिसिन स्टार्ट किया, इचिंग धीरे धीरे कम होने लगी, स्किन सॉफ्ट होने लगी, स्किन पर जो लेयर था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, रेडनेस उसका कम होने लगा। पहले वो ऊपर की बॉडी पे कम होने लगा, एल्बो का कम होने लगा, फिर नी जॉइंट पे इम्पैक्ट करने लगा, सिमिलरली लेग्स तक कम होकर नेल्स के थ्रू वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। पेशेंट हमारे पास ये लास्ट 2019 को आए थे, लास्ट ट्रीटमेंट उनका दिया गया था। लास्ट 1 ईयर में उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी डिजीज या फिर से रीअपियर नहीं हुआ है। इसी तरह से और एक फीमेल थी जिनका एज अराउंड 53 था, सेम कंडीशन था, उनके पूरा स्टमक पे था, बैक पे था और पूरे बॉडी पे उन्हें हो गया था। उसके साथ साथ उन्हें डायबिटीज भी था, ब्लड प्रेशर भी था, बाकी कई अन्य बीमारियां भी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मेडिसिन लेते हुए भी उनका किडनी पे इम्पैक्ट पड़ गया था, किडनी पे इश्यूज होने लगे थे। तो एलोपैथिक का स्किन का जितना भी आप मेडिसिन लेते जाओगे वो डिजीज को सप्रेस करता जाएगा, डिजीज को और अंदर के अंदर ही दबाता जाएगा, जिससे एक डिजीज से वो दूसरी डिजीज स्टार्ट हो जाती है, दूसरे से तीसरी डिजीज स्टार्ट होती है। फिर जैसे हमने मेडिसिन स्टार्ट किया, उनका मेडिसिन पूरा मिला के कम से कम 1.5 से 2 साल टोटल मेडिसिन चला था, जिसमें उनका पहले जो बीमारी थी
एलर्जी की बीमारी थी वो ठीक होती रही, फिर बाद में ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में आने लगा, शुगर उनकी कंट्रोल में आने लगी, बाकी के सब चीज़ों के साथ इम्प्रूव होते होते उनका सोरियासिस कंट्रोल में आया, पूरा बैक उनका जो भरा हुआ था वो पूरा बैक कवर हो गया, स्टमक पे जो था उनका वो कवर हो गया, उनके सर पे भी सोरियासिस के प्लैक्स होते थे, उन्हें उठने बैठने में तकलीफ होती थी बैक की वजह से होने में, वो भी कम हो गया। धीरे धीरे करते करते उनका टोटल सोरियासिस कम हो गया और वो अब पिछले 2 साल से 1 से 2 साल से वो बिना कोई मेडिकेशंस के अच्छी तरीके से वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूँ कि सोरियासिस के लिए होम्योपैथिक एक कारगर ट्रीटमेंट है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपके पास पेशेंट्स हैं, आपकी फैमिली में कोई पेशेंट है जिसको सोरियासिस की तकलीफ है, रिलेटिव्स में कोई है जिन्हें सोरियासिस की तकलीफ है, उन्हें आप बोल सकते हो कि आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हो, वहाँ से ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, उनको अपना टोटल डिटेल दे सकते हो, जिससे वो डॉक्टर अपने हिसाब से आपको जो भी बेस्ट मेडिसिन है वो देते रहें, उसके लिए इफेक्टिव रहेगा वो। अगर फॉर नॉलेज पर्पस अगर आपको बताना चाहता हूँ तो सोरियासिस में मेडिसिन में आप सल्फर ले सकते हो, वीकली एक बार ले सकते हो, अराउंड 2 to 3 मंथ्स आप ले सकते हो, उसमें आपको रिजल्ट दिख सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल एक मेडिसिन है, वो भी सोरियासिस के लिए यूजफुल है, 30 पावर में आप वीक में 2 बार ले सकते हो, वो भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है, वो भी सोरियासिस के लिए यूजफुल है। इसी तरीके से बहुत सारे मेडिसिन सोरियासिस के लिए यूजफुल है, पर जो आपके डॉक्टर, जो आपके नज़दीकी डॉक्टर, जो आपको अच्छे से समझ कर आपको प्रॉपरली मेडिसिन अगर दे पाएंगे, वही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, वही बेटर है। इस वीडियो में मैं ना ही कोई मेडिसिन का नाम बता रहा या फिर कुछ कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ कि होम्योपैथी कैसे यूजफुल है सोरियासिस के लिए, कैसे क्योर करने के लिए ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि सोरियासिस आप होम्योपैथिक रेगुलरली लेते रहिए, रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते रहिए। इस वीडियो द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी आप कंटिन्यूस ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपको ये इस वीडियो में अगर आपके जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हो, 1 by 1 मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो आपको कैसे लगा, क्या क्वेश्चंस हैं आपके, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, लाभदायक रहेगा, आपकी नॉलेज इम्प्रूव करने में बेटर रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।